हेलो वेलकम नमस्ते स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया था कि ये जो अपडेट है ये है जो नया बैंकिंग अमेंडमेंट एक्ट अभी हुआ है पार्लियामेंट लोकसभा में, अभी राज्यसभा में होना बाकी है। ये उससे रिलेटेड है। इस पे पहले ही बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बना रखी है, लेकिन मैं अपनी लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में इसमें कितने अमेंडमेंट्स किए गए हैं, कितनी इसमें जो आपको प्रभावित करने वाली जो चीजें हैं वो आपको जाननी चाहिए और कब से ये लागू होगा। तो सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूंगा कि ये जो सुनने में आ रहा है कि ये जो बैंकिंग अमेंडमेंट एक्ट है ये सिर्फ नॉमिनेशन से रिलेटेड है, तो ये ऐसा नहीं है। ये इससे भी कहीं ज्यादा इसमें चीजें अमेंड की गई हैं। अभी राज्यसभा में इसका पास होना बाकी है, फिर उसके बाद ये राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाएगा और उसके बाद ये कानून हो जाएगा। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि इस प्रक्रिया में अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है, जो विंटर सेशन है पार्लियामेंट का, और ये जो उम्मीद है अगले फाइनेंशियल ईयर में इसके लागू होने की पूरी उम्मीद है, या फिर उससे पहले अगर कोई इसमें अमेंडमेंट या फिर कोई अध्यादेश तो है नहीं है कि इमीडिएट लागू हो जाएगा, फिर उसके बाद संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो बाकायदा ये एक बिल है, ये एक फाइनेंशियल बिल है जो कि लोकसभा में पेश किया गया, फिर राज्यसभा में जाएगा और फिर उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये पास हो जाएगा। नॉर्मल इसमें जो प्रोसीजर टाइम लगता है वो ये है, लेकिन मेरा अंदाजा ये है कि ये बिल अगले फाइनेंशियल ईयर से लागू हो जाना चाहिए, जो कि अभी इसमें बैंकिंग कंपनीज जो इसमें इन्वॉल्व है उन्हें भी इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो इम्प्लीमेंट करनी है, अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, अपने डाटाबेस को तैयार करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये जो बैंकिंग अमेंडमेंट एक्ट जो पार्लियामेंट में अभी आया है, तो ये 5 ऐसे पुराने एक्ट हैं जिनमें संशोधन के तहत इनके अंतर्गत आ रहे हैं। जैसे कि इसमें है आरबीआई एक्ट 1935, जिसमें अमेंडमेंट कुछ क्लॉज में किया गया है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जिसमें कुछ बदलाव के साथ संशोधन किया गया है। इसमें एसबीआई एक्ट 1955, द बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970 और बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1980 अमेंडमेंट वाला जो है। तो ये 5 एक्ट हैं जो इस अमेंडमेंट के दायरे में आए हैं, जिसमें कुछ क्लॉसेज बदली गई हैं। टोटल 19 संशोधनों के साथ ये प्रस्तुत हुआ है। तो अब इसमें कहा जा रहा है कि जो आपके नॉमिनी है वो अब 4 हो सकते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट उन 19 अमेंडमेंट्स में से मैं यही लेके चलूंगा जो आपको सबसे ज्यादा बड़े स्तर पर प्रभावित करने वाला है। अब इसमें जानकारी क्या है, वैसे तो जब ये लॉ बन जाएगा तो उसे एक विस्तृत पूरी मैं 19 अमेंडमेंट्स में लेके आऊंगा, लेकिन जो कुछ खास बातें जो अभी सुनने में आ रही हैं, अभी तो विस्तृत कानून मेरे पास इसकी कॉपी नहीं है, लेकिन जब आएगी तो मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगा जो बिल्कुल ही ब्रीफ पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न में मैं आपको समझाऊंगा। जानने योग्य बात यह है कि अभी तक हर बैंक अकाउंट और एफडी में और लॉकर्स में एक नॉमिनी होता था। यानी कि अगर मेरा अकाउंट है, मेरी एफडी है, और अगर मुझे कुछ हो जाता है या मैं दावेदार नहीं रहता, उस अवस्था में नहीं हूं, तो मेरे बाद कौन उस पर क्लेम लेगा? वो क्लेम लेने के लिए मुझे एक नॉमिनी देना होता था जो कि मेरे ब्लड रिलेशन में होगा। अब कोरोना में ये देखा गया कि इतना बड़ा पेंडेमिक आया या बहुत बड़ी आपदा के बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके ना तो वो खुद रहे ना ही उनके नॉमिनी रहे। बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं, एफडीज हैं जिनका कोई दावेदार ही नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे एक चीज ये है कि जब बैंक में हम नॉमिनी डालते हैं तो हम उसका फोन नंबर या उसकी कोई अपडेट डिटेल नहीं रखते। हम सिर्फ नॉमिनी का नाम लिख देते हैं और रिलेशनशिप लिख देते हैं, एड्रेस लिख देते हैं, ज्यादा से ज्यादा, दैट्स इट। बैंक कितने ऐसे एड्रेसेस पे जाके वेरीफाई करता होगा? नहीं, इतनी मैन पावर ही नहीं है सर। अब जो लोग पेंडेमिक में अपनी जान गंवा चुके हैं, उनके नॉमिनी भी नहीं है या वो नॉमिनी उस एड्रेस पे नहीं है, ना वो दावा करने आए, बहुतों को तो पता ही नहीं होता कि कितने अकाउंट थे, उसमें कितना पैसा था उस दावेदार का। सपोज कीजिए मेरा अकाउंट है, तो मेरे नॉमिनी को ही नहीं पता होगा कि मेरे कितने अकाउंट है, उसमें कितना कितना पैसा और किस किस में जाके दावेदारी करनी है उसमें। आपको ये जान के हैरानी होगी कि जितना बैंकों में जमा रिजर्व है, रिजर्व जमा की मैं बात कर रहा हूं, उसके बराबर या उससे ज्यादा अनक्लेम्ड अमाउंट रखा हुआ है बैंकों के पास, जो कभी आए ही नहीं लोग। और अब यहाँ पे आपको ये बिल अभी का नहीं है, ये बहुत लंबे समय से ये प्रक्रिया चलती आ रही थी, 2018, 19, 20 ये चलती आ रही थी प्रक्रिया। इस पे बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स डिस्कस हो रहे थे। अब आप 4 नॉमिनी ऐड कर सकते हैं 2 माध्यम से। पहला तो माध्यम होगा आपका स्पेसिफिक ऑर्डर में और दूसरा माध्यम होगा आपका इनहेरिटेड ऑर्डर में।
जो स्पेसिफिक ऑर्डर है उसमें ये रहेगा कि 4 नॉमिनी आपने बताने हैं और उन 4 में परसेंटेज भी आप लिख सकते हैं कि अगर नंबर 1 जो नॉमिनी है वो मेरी वाइफ है, उसको 50% मिलेगा। जो नंबर 2 पे है वो मेरा सन है, उसको 25% मिलेगा। जो नंबर 3 पे है वो मेरी डॉटर है, उसको 25% मिलेगा। ऐसे आप 4 ऑर्डर्स में बना सकते हैं। ये स्पेसिफिक आपको परसेंटेज के साथ बताना है। दूसरा है इनहेरिटेड परसेंटेज में। इनहेरिटेड में क्या है कि मैं इनहेरिटेड कर रहा हूँ 100%, राइट। अब 100% में मैं अगर नहीं रहता तो मेरी वाइफ को 100% मिलेगा। अगर वो भी नहीं रहती तो समझ गए आप, यहाँ पे नॉमिनी भी अगर नहीं मिलता तो दूसरे नॉमिनी का जो ऑप्शन है वो मैं यूज करूंगा। अगर मेरा फर्स्ट नॉमिनी नहीं है तो दूसरे नॉमिनी को 100% मिल जाएगा। अगर दूसरा नॉमिनी और पहला नॉमिनी दोनों ही नहीं है तो फिर उसके बाद 100% मेरे तीसरे नॉमिनी को मिलेगा। और अगर तीसरा भी अनफॉर्चुनेट नहीं रहता तो फिर इनहेरिटेड जो मेरा चौथा नॉमिनी है उसे मिलेगा। यहाँ पे आप क्रम रख सकते हैं कि पहले 2 फैमिली ब्लड रिलेशन में है, तीसरा मेरा एक एक्सटर्नल फैमिली मेंबर है और चौथा मेरा एक दोस्त है। अब यहाँ पे लॉकर की बात आती है। अगर लॉकर में आप, अब लॉकर में तो आप रख नहीं सकते क्योंकि लॉकर में आप कितना पैसा है बैंक को भी नहीं पता और आपके नॉमिनीज को भी इतना हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे बाद में, 50-50 बांटेंगे। अब गहने हैं उसको कैसे करेंगे आप। तो लॉकर वाली सुविधा जो है उसमें पहला नॉमिनी जैसे चलता आ रहा था सिंगल नॉमिनी चलता रहेगा। हालांकि इसमें भी बदलाव होना चाहिए कि अगर इसमें फर्स्ट नॉमिनी नहीं रहता तो फिर उसके बाद दूसरा नॉमिनी दावेदार, इस तरीके से किया जा सकता है। अब मैं एक चीज और बताऊंगा इसमें आपको कि अगर ये और इसमें क्या अच्छा बदलाव किया जा सकता है। अब इन अमेंडमेंट्स में जो 19 अमेंडमेंट्स हुए उसमें हम ब्रीफ तो चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको इसमें जो अथॉरिटीज हैं वो इसमें और क्या अच्छा कर सकती थी मैं ये भी बताऊंगा आपको, जो कि शायद इसमें कहीं छूट गया है या हो सकता है आ गया है। अब यहाँ पे जो एफडी और अकाउंट तो दे दिए गए, लेकिन लॉकर इसमें छूट गया, उसमें सिंगल एक ही है। अब लॉकर में किसी का, जाहिर सी बात है काफी बड़ा अमाउंट होता है, लॉकर में नकदी होती है, लॉकर में आपके गहने होते हैं, वो भी एक बहुत कॉस्टली चीज है, लेकिन उस पर अभी इस चीज के दायरे में नहीं आए या इसको क्लियरिफाई इस एक्ट में नहीं किया गया। हो सकता है आगे आए, अगर ब्रीफ मेरे पास एक्ट आएगा तो उसमें शायद क्लियरिफाई हो। यहाँ पे लॉकर में अगर अथॉरिटीज या ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है अगर ये ब्रीफ देगी तो इसमें भी आप स्पेसिफिक ऑर्डर में लॉकर का नॉमिनी रख सकते थे, जैसे कि पहले नॉमिनी ये रहेंगे, दूसरा नॉमिनी ये, तीसरा। लेकिन 100%, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें परसेंटेज आप डिफाइन कर दें, आप नंबर वरीयता के हिसाब से रख दें। आप लॉकर है, आपने बैंक अकाउंट के पैसे ले लिए, आपने एफडी का पूरा डिसाइड कर दिया, आपने लॉकर में आपने छोड़ दिया ये पता नहीं। अब इसमें आई नीड अ क्लैरिटी वंस आई गेट द कॉपी ऑफ कंप्लीट एक्ट। दूसरा, इसमें आपके डीमेट और जो अदर कमर्शियल अकाउंट्स हैं उसका जिक्र नहीं है अभी फिलहाल के लिए। उसके लिए क्या क्लैरिटी है ये नहीं पता। तो ये जो पहला अमेंडमेंट है इसमें सिर्फ बैंक अकाउंट, एफडीज और लॉकर का तो जिक्र है, लेकिन ना तो इसमें डीमेट का है, ना म्यूचुअल फंड्स का है, ना ही आपके बॉन्ड्स का है। ये सब चीजें उसमें नहीं है, जो कि ये भी होनी चाहिए थी, दायरे में आनी चाहिए थी। अगर ये आगे फ्यूचर में इसके बारे में क्लैरिटी आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पूरा अमेंडमेंट देखिए, बैंकिंग अमेंडमेंट एक्ट ये बार बार नहीं होगा, ये अब एक हो गया। अब इसमें लोग कह रहे थे कि भाई कंपनीज जो है इसमें बैंकों का मर्जर हो जाएगा, एनबीएफसी के बारे में एक नया खुलासा होगा, सारी एनबीएफसी को एक पर दिया जाएगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें थी, वो तो अब है नहीं। और ये इस तरीके के फाइनेंस बिल जो होते हैं ये हर बार लाना संभव नहीं है कि हर सेशन में आप ले आए, ये कभी कभार ही आते हैं या एक निश्चित अंतराल में, इतनी जल्दी नहीं आते। तो अब निकट भविष्य में तो इस तरीके का कोई अमेंडमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा एक्ट में, लेकिन हाँ ये चीजें इस दायरे में आनी चाहिए थी, अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है वो है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अब ये जो है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है कि बैंक के जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या बैंकों के पीएसयू बैंक, ये इनके पास भी अपने बैंक्स के कुछ शेयर होते हैं जो अलॉट होते हैं। ये 5 लाख रुपए तक के शेयर रख सकते थे, लेकिन अब इस अमेंडमेंट के द्वारा वो 2 करोड़ तक की राशि के शेयर अपने पास अब रख सकते हैं, जो कि पहले 5 लाख तक था। यानी कि अब आप जो बैंक के डायरेक्टर्स हैं वो 2 करोड़ तक। अब ये 2 करोड़ और 5 लाख बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये मैं बता दूं आपको कि ये 5 लाख की जो राशि है ये 1960s के दौर की अमेंडमेंट है जिसमें रखा गया था। अब 1960 के 5 लाख और आज के 2 करोड़ तो खैर बात आप समझ ही गए होंगे कि ये क्यों किया गया। जरूरी भी था कि 5 लाख रुपए के शेयर आज की डेट में
कोई वैल्यू इतना नहीं है, क्योंकि अगर आपके 5 लाख के शेयर है तो आपको सरेंडर करने पड़ जाएंगे। अगर आपके शेयर की वैल्यू बढ़ी और 5 लाख से ज्यादा हो गई तो आपके लिए दिक्कत है। तो अब गवर्नमेंट ने वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की जो लिमिट है वो 5 लाख से बढ़ा के 2 करोड़ कर दी है। ये आम लोगों के लिए नहीं है, ये तो सिर्फ बैंक के जो डायरेक्टर्स हैं उनके लिए है। तीसरा पॉइंट है कि जो फ्रीडम ऑफ जो हमारा रेमुनरेशन होता है, जो हमारे स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स होते हैं बैंक्स के, बैंक देखिए हर बैंक में एक ऑडिट होता है, ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ऑडिट के जो करने वाले लोग हैं, ऑडिटर्स हैं, उनका रेमुनरेशन गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। लेकिन अब ये रेमुनरेशन जो है वो बैंक्स के जो डायरेक्टर हैं या बैंक्स हैं वो खुद ही मतलब वो इन हाउस इस चीज को डिसाइड कर सकते हैं, उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने जो रेमुनरेशन तय किया था ऑडिटर्स के लिए, उसके लिए आप हर बैंक को अब वो परमिशन गवर्नमेंट से लेनी पड़ती थी अगर उसको बढ़ाना है या जितने भी एक्स्ट्रा ऑडिटर्स रखते हैं। अब ये सारे डिसीजंस बैंक खुद ले सकता है अपनी कमेटी में कि कितना रेमुनरेशन रखना है और कितने ऑडिटर्स रखने हैं। इसके लिए उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ या किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। चौथा इंपॉर्टेंट है, यस ये थोड़ा सा हमारे लिए भी जानना जरूरी है कि ये जो आपका रेगुलेटिंग रिपोर्टिंग होती थी, हर एक बैंक को हर महीने अपना डाटा, अपने इनपुट, सब चीजें, कितना जमा आया कितना निकला, सब चीजें एवरीथिंग, वो सब आरबीआई को रिपोर्ट करना पड़ता था। और ये रिपोर्टिंग होती थी दूसरे और चौथे हफ्ते के अंत में, यानी कि फ्राइडे को, सैटरडे तो होता नहीं है, सेकंड और फोर्थ का जो फ्राइडे है महीने का, उसको ये रिपोर्ट उन्हें करना पड़ता था, जो कि अब बदल दिया गया। अब हो गया है महीने की 15 तारीख और महीने का आखिरी दिन, यानी कि महीने की 15 तारीख और लास्ट जो वर्किंग डे होगा महीने का, उस पे आपको रिपोर्ट करना है। पहले होता था कि ये दूसरे फ्राइडे और चौथे फ्राइडे को होता था। अब देखिए महीने में अगर आखिरी का जो फ्राइडे है वो पड़ रहा है 24 या 25 तारीख का या 26 तारीख का पड़ रहा है, लेकिन बाकी के 4 दिन जो है वो फिर आपको रिपोर्ट करने पड़ेंगे अगले महीने के सेकंड फ्राइडे को, जो कि एक बहुत बड़ा गैप है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया कि एक तो 15 तारीख को हो जाएगा फिक्स। अगर वो 15 तारीख को कोई गवर्नमेंट हॉलीडेज आता है तो उससे एक दिन पहले भी कर सकते हैं और एक दिन बाद भी। अब इस पे क्लैरिटी नहीं है, ये क्लैरिटी आनी बाकी है कि अगर उस दिन पब्लिक हॉलीडे हुआ या कोई ऐसी तारीख हुई जिसपे बैंक काम नहीं करते तो क्या होगा, इस पे भी क्लैरिटी बाद में आएगी। तो यहाँ पे 15 तारीख और आखिरी जो वर्किंग डे है वो रखा गया है। तो ये अच्छा है कि यहाँ पे जो बाकी के जो एरिया डेज बच जाते थे पहले, अब 26 तारीख का फ्राइडे आ गया आखिरी, तो जो 27, 28, 29, 30 इन तारीखों की जमा निकासी इन सब का डाटा अगले आपको 14 दिन बाद देना पड़ेगा, जो कि समथिंग इज इररिलेवेंट। तो यहाँ पे ये सही बदलाव है। अब यहाँ पे जो 5वां अमेंडमेंट है जो जानना चाहिए 19 अमेंडमेंट में से जो 5वां अमेंडमेंट मुझे लगा खास, वो है कि टेन्योर ऑफ डायरेक्टर्स। देखिए जो बैंक के कोऑपरेटिव बैंक्स के जो डायरेक्टर्स है, अब इसमें जो चेयरपर्सन है बैंक के डायरेक्टरशिप के चेयरपर्सन और जो होल टाइम डायरेक्टर है उनको हटा दीजिए। बाकी के जो डायरेक्टर्स है उनका कार्यकाल 8 साल का होता था, जो कि अब बढ़ा के 10 साल कर दिया। साथ ही इसमें एक और अमेंडमेंट भी बोला गया है कि जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे या डायरेक्टर्स के पद पे थे, वो अब स्टेट बोर्ड डायरेक्टर्स भी बन सकते हैं। यानी कि कोऑपरेटिव बैंक्स में जब वो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होते हैं तो वो स्टेट कोऑपरेटिव जो बोर्ड है उसमें भी वो पद डायरेक्टर्स का ले सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था। तो ये एक बृहद चर्चा थी, संक्षिप्त चर्चा थी, ये एक ब्रीफ मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इस पे बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे भी आ चुकी हैं। लेकिन मैं ये जो जानकारी है अपने नारायण कॉर्नर्स के परिवार के सदस्यों के लिए लेके आया हूँ। अपने जो मेरे सदस्य हैं, जो मेरे परिवार के यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हैं, वो मेरी ही फैमिली है, तो उनके लिए भी ये जानकारी मैं लेके आया कि ये जो अमेंडमेंट है इसमें खास आपके लिए क्या फर्क है। देखिए 19 अमेंडमेंट है, जब ये एक्ट आएगा पूरा पब्लिश होगा फाइनलाइजेशन, तो ये मैं 1 to 1 आपको ये 19 अमेंडमेंट्स जो है इनके बारे में चर्चा हम जरूर करेंगे इसमें। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो देखने वाली थी। देखिए जो मेजर अमेंडमेंट्स हैं वो तो डायरेक्टरशिप हो गया, जो बैंकिंग का जो इंटरनल कल्चर है उस पर, जो पब्लिक के लिए है उसमें सिर्फ एक ही है, जो कि है कि आपके जो नॉमिनीज हैं वो अब एक की जगह 4 होगा। ये एक अच्छा कदम है, ये एक अच्छी पहल है, और लेकिन बहुत देर से आई। इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें थी जो प्रपोज थी कमेटी के द्वारा, लेकिन वो अभी हुई है या नहीं हुई है ये तो फाइनल एक बार एक्ट की कॉपी आने के बाद ही पता चल पाएगा।
तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं। अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई खबर के साथ आप सबके सामने फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।